हेलो एवरीबॉडी, मैं आप लोगों का आज के इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है। ओके, सो इन दैट लास्ट लेक्चर वी जस्ट स्टडीड द इंट्रोडक्शन of the biological classification and which subtopic you have to study in the biological classification we seen in the last lecture. Okay, now from today we are starting actual topic, that is biological classification. So first thing is that why biological classification, the most important question, बहुत ज़रूरी का क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता, हम लोगों ने देखा है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिवर्स के अंदर या तो सराउंडिंग के अंदर देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। इन यूनिवर्स और द सराउंडिंग देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो फ्रॉम दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, some organisms are non-living. So here first thing you have to clear about yourself. हम लोगों ने आज तक ऑर्गेनिज्म यानी यूं कहा कि ये जो कोई है वो सब के सब लिविंग थिंग्स है। हम लोग अब तक ये समझते थे कि ऑर्गेनिज्म ये लिविंग है, बट नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स लिविंग होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ये नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम लोग हो गए, हमारे साथ प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे। तो उस बेसिस पर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए, बराबर। ये फर्स्ट चैप्टर में था, लेकिन पहला चैप्टर तो आप लोगों का डिलीट हो चुका है, लेकिन उसका बेसिक इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैंने बेसिक के अंदर पढ़ा हुआ है आपको। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, तो हम इनको लिविंग क्यों कहते हैं, वाई वी सेज दे आर लिविंग, बिकॉज दे आर हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच आर दैट, इन दैट द वन कैरेक्टर इज ग्रोथ, अनदर कैरेक्टर इज डेवलपमेंट, अनदर कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन, then the next character is, that is metabolism, next character is consciousness, that is give response to stimuli, then next character will be, that is death, and another one character is, actually मैंने इसको पहले लेना चाहिए था लेकिन चलो आखिर में ले रहा हूं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल। ये सब कैरेक्टर की लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर यू कैन से दैट इज द लिविंग, बट फ्रॉम दिस सम कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग। ओके, विच कैरेक्टर्स आर देयर, वन इज ग्रोथ, हाँ, हॉरिजॉन्टल एरिया था लाइक दिस। कुछ दिनों बाद आप लोगों ने देखा होगा यहां पर सॉइल गिरते गई, यहां पर सॉइल आते रही और ये हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, ऐसे बढ़ गया, दैट इज इट शोइंग द ग्रोथ। ओके, ये ग्रोथ एक्सटर्नली ऐड होती गई, एक्सटर्नली ऐड हो रही है, इसलिए यहां पर ग्रोथ हो रहा, मीन्स दैट ग्रोथ इज देयर। ऑल्सो ग्रोथ के साथ आपको डेवलपमेंट भी दिखेगा, सही है ना। मतलब आप लोग देख सकते हो आपके रूम के अंदर, आपके घर के अंदर, शुरू में जब आपका रूम या घर बन रहा था, सो इन दैट पीरियड देयर इज ओनली वॉल्स, 4 वॉल्स आर देयर, 4 दीवारें थी, करेक्ट। अब उसके बाद में उन दीवारों को खिड़कियां लग गई, उसके बाद दरवाजे लग गए, उसके बाद और आप आगे गए, अंदर फर्नीचर आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर, ठीक है, ये अलग अलग चीजें आ गई। तो पहले आप लोग इसे जस्ट ए ब्लैंक रूम कहा करते थे, करेक्ट, लेकिन अब आप इसे कह रहे हैं होम, घर कह रहे हैं। व्हाई, बिकॉज इंटरनल डेवलपमेंट इज देयर। क्या हुआ वहां पे, अंदर की डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट नॉन लिविंग में भी मिलता है,
नेक्स्ट इज ए रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैंने अभी यहां पर मेरे पास चौक नहीं है, एक चौक है, मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब समझो ये इसको चौक है, समझ लो आप, इसके 2 टुकड़े हो गए, मैं इसे भी चौक कहूंगा और इसे भी चौक कहूंगा। ये भी इसी के जैसे दिख रहा है, ये पैरेंटल होगा और ये इंडिविजुअल हो गया। सो इंडिविजुअल इज लाइक देयर पैरेंट, उसी के जैसा है। सो इट इज ए रिप्रोडक्शन, हम इसे रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन भी नॉन लिविंग में आ गया, रिप्रोडक्शन में क्या होगा, नॉन लिविंग के अंदर आ गया। अब इसके अंदर और एक चीज है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां म्यूल ले लो, इट इज ए एनिमल, और ये जो म्यूल फॉर्म हुआ है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। ओके, हॉर्स और डोंकी से म्यूल पैदा हुआ, बट म्यूल इज स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। ओके, इट कांट रिप्रोड्यूस, देयर इज नो रिप्रोडक्शन। ये म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब लिविंग के अंदर ये कुछ लिविंग के अंदर ये कैरेक्टर नहीं मिलता, इसलिए हम इसको एक्चुअल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, सो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको नॉन लिविंग में भी मिल रहे हैं और लिविंग में भी मिल रहे हैं, सो इन दैट केस दैट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग। वो सारे कैरेक्टर्स डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कहेंगे लिविंग के लिए। ठीक है, अब ये तीनों भी क्या हुए, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर हुए। अब नीचे आ जाओ आप, ये डेथ है, डेथ भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर हुआ। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग तो डायरेक्ट ही डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, करेक्ट। दे कैन मूव फ्रॉम, दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, करेक्ट। अब यहां पर आप लोग देखो, तो इन्हें हम डेथ कहेंगे। अब इन्हें यहां पर मेटाबॉलिज्म दिख रहा है, कॉन्शियसनेस दिख रहा है और सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल दिख रहा है। सो ऑल दीज कैरेक्टर आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। सो दे आर स्पेसिफिकली फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जितने कैरेक्टर है ना, ये तीनों कैरेक्टर, दैट ऑल कैरेक्टर्स आर स्पेसिफिकली फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हेंस these all three characters are definite characters for living. On the basis of that we can say that is organisms consist cells then can give a response to stimuli, and metabolism. That organisms are called as living organisms. इन organisms को हम क्या कहेंगे, living organism. This is the definition. The organisms which having the cell consist the characteristic feature, that is consciousness, that is can give response to stimuli, and another one is metabolism, called as living organisms. This is an definition of living organism. हम यह definition और इस तरीके से कह सकते हैं, the organisms are made up of cells. अब ये कैरेक्टर नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। The organisms are made up of cells, okay, and having properties. Which properties are there? Having properties, that is consciousness and metabolism called as living organisms. ठीक है, मैंने आप लोगों को 2 डेफिनेशंस यहां बताई और ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब यहां पर हम तो लिविंग इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर कह रहे हैं, बट देयर आर डाइवर्स टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन यूनिवर्स।
diverse type of living organism present in our surroundings. So how we can differentiate them? हम उसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? How we can identify them? हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? So for that purpose we required the classification system. इसी के लिए हमको क्या चाहिए? We required the classification system. ठीक है? So hence we are studying the topic that is biological classification. Okay? अब इतना सारा जो मैंने लिया है इस वक्त में, it is only for the purpose to say the purpose or the objectives or the aims of this topic or this thing. ये जो थिंग है, या तो ये जो कोई क्लासिफिकेशन है, तो ये क्यों है या तो क्यों किया जाता, तो उसके पीछे की वजह मैंने तुमको यहां बताई। और इसके साथ साथ जो लास्ट टॉपिक जो तुम्हारे सिलेबस में से डिलीट किया गया कोविड-19 की वजह से, तो उसके अंदर मैंने लास्ट जो इंट्रोडक्शन लिया था तो उसमें से ये टॉपिक बाकी रह गया था, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये टॉपिक बाकी रह गया था, तो वो भी मैंने यहां पर क्या कर लिया, पूरा कर लिया। ठीक है, अब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो? यू कैन आइडेंटिफाई द लिविंग। तुम क्या कर सकते हो? तुम लिविंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, अभी बाज लोगों को हम अगर पूछेंगे, अभी तुम तो लाइव नहीं हो, अगर लाइव होते तो मैंने ये आपको पूछा होता, एनिमल, ओके, it can move from one place to another place. This is one thing. Another thing, plant, it is present only its place, on its place. Okay, so one organism which is moving from one place to another place and one organism which is present only a single place, they can't move from one place to another place. Now what you say about that organism? The first organism is X, the another organism is Y. Okay, so what is about both? X organism is living because it is moved from one place to another place, and Y organism is non-living because it is not moving from one place to another place. What about that? मैंने जो कुछ तुमको यहां बताया, दो ऑर्गेनिज्म है आपके सामने, एक जगह पर से दूसरी जगह जा सकते हैं और दूसरा ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर है। ठीक है ना? जो जा सकता वो एनिमल है और जो नहीं जा सकता, जो एक ही जगह पर रहता है, उसे मैं कह रहा हूं प्लांट। तो एनिमल लिविंग हो गया और प्लांट नॉन लिविंग हो गया, ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं। अभी मैंने जो तुमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए, इस फीचर के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लिविंग नॉन लिविंग डिफरेंशिएट करेंगे। अब इस पर से क्लियर होगा कि ये दोनों भी ऑर्गेनिज्म जो मैंने तुमको बताया, एक्स एंड वाई, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर, क्या कहेंगे हम इसको, तुम खुद रिकॉल कर लो, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग। हम इन्हें क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। ठीक है, बट बेंच ले लो, अभी तुम घर के अंदर हो, यहां पर सोफा है, टीवी है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके, फ्रॉम विच नो एनी वन थिंग by their own will can move from one place to another place. कोई भी थिंग खुद अपने वजह से, खुद अपनी ताकत से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बराबर है? अब जब एक जगह पर से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो इसका मतलब दे आर नॉन लिविंग। ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन आपने देखा है प्लांट छोटा था, बड़ा भी हो गया, करेक्ट? सेकेंड थिंग, आप कुछ प्लांट ले लो, जैसे लाजाड़ू, आपको इसका नाम मालूम है अच्छे से, बराबर है ना? अब ये प्लांट, इसको हम टच करो, हम इसे कहते हैं कि डू नॉट टच प्लांट, बराबर ना? टच करो तो क्या होता, फौरन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, कॉन्शियसनेस, इट शोविंग द कॉन्शियसनेस नेचर, बराबर? प्लांट सन की तरफ ही ग्रो होते हैं, शोविंग कॉन्शियसनेस, यहां कॉन्शियसनेस बता रहे हैं ये लोग, समझ में आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट आर द लिविंग। ओके, तो हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड कर सकते हैं, बट हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज इन यूनिवर्स diverse type of living organisms are there, and how you can
डिफरेंशिएट देम। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई देम, तुम इसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसीलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया काय के लिए, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप है, डाइवर्स टाइप है आपके सामने, उनका स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और इसके लिए कई अटेम्प्ट किए गए, शुरू में इसके लिए कई अटेम्प्ट हुए। अब ये अलग अलग तरीके के अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट किया गया, फर्स्ट अटेम्प्ट बाय अरिस्टोटल, पहला अटेम्प्ट किया गया यहां पर अरिस्टोटल के थ्रू। अब ये अरिस्टोटल इज ए फादर ऑफ जूलॉजी, अरिस्टोटल ये फादर ऑफ जूलॉजी है, और जिसने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल को अलग किया वो लिनायस है, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल एंड फादर ऑफ प्लांट दैट इज बॉटनी इज एन लिनायस। फर्क है दोनों के अंदर। एक्चुअली फादर ऑफ बॉटनी इज ए थ्रियोफ्रास्टस, वो नाम है। अब लेकिन लिनायस का नाम प्लांट टैक्सोनॉमी में लिया जाता है। टैक्सोनॉमी जो है, ये टैक्सोनॉमी कंप्लीटली लिनायस के नाम पर है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनायस, फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लिनायस। कहीं लिख कर रखो, किसी कोने में उसको लिख कर रखो। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनायस, फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने डिस्कवर किया, लिनायस ने, कार्लस लिनायस, ठीक है। ये है फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, ठीक है। थ्रियोफेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, ये अलग अलग नाम है। अब अरिस्टोटल जिसने पहला अटेम्प्ट किया, ही शोज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट बाय हिज साइंटिफिक स्टडी। इसने क्या किया, बाय हिज साइंटिफिक स्टडी फॉर क्लासिफिकेशन, उसने अपने साइंटिफिक स्टडी फॉर क्लासिफिकेशन के जरिए से एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहां पर लिया। उसने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया लिया इसने, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही डिफरेंशिएट द प्लांट्स, ही डिफरेंशिएट द प्लांट्स इन 3 ग्रुप्स। इसने क्या किया, प्लांट को 3 ग्रुप में डिफरेंशिएट किया। कैसे, अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जो सामने से दिख रहे हैं, उस कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर है। अब बाज कुछ प्लांट ऐसे जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे आप बनियन ट्री ले लो, पीपल ले लो, ठीक है ना, बहुत बड़े होते हैं ये ट्रीज। कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो छोटे हैं, मतलब कुछ प्लांट, अब ट्रीज नहीं कहूंगा मैं, बहुत बड़े हैं हो गए ट्रीज, अब उससे थोड़े छोटे हैं। जैसे सिट्रस ले लो, बराबर। उसके अलावा आप सिट्रस के जगह पर ऑनियन ले लो, ओके, सॉरी नॉट ऑनियन, ऑरेंज ले लो, और बहुत कुछ अलग अलग प्लांट है। मैंने इनके स्पेसिफिक साइज आपको कहा, ठीक है ना। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट जो बड़े बड़े ट्रीज है, बनियन हो गया, मैंगो हो गया, पीपल हो गया, टैमरिन हो गया, इनसे थोड़े छोटे हैं। अब इनसे थोड़े छोटे नीचे आओ, लॉन ग्रास आपने देखा है, बराबर। ड्यूब ग्रास आप लोगों ने देखा है, गवत हम जिसे कहते हैं, ड्यूब ग्रास, बहुत छोटे हैं ग्रासेस जिन्हें हम कहा जाता। अब ये 3 डिवीजन हो गई, ये जस्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बेसिस के ऊपर अरिस्टोटल ने कहा देयर इज एन ट्रीज, देन श्रब्स जो उससे छोटे हैं, और जो सबसे छोटे हैं दैट इज एन हर्ब्स, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर प्लांट्स को 3 फॉर्म में इसने डिफरेंशिएट किया। इसका मतलब यह हुआ कि अरिस्टोटल ने सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिजम्स, सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सामने रखे। इसलिए कभी कभी यूं कहा जाता कि अरिस्टोटल जो है, तो इन्होंने, अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल ने 1 किंगडम सिस्टम बताई। 1 किंगडम सिस्टम, सिंगल, सिर्फ प्लांट्स है। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है।
अब इसके बाद का जो अटेम्प्ट हुआ, ये तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, प्लांट के लिए किया गया ये अटेम्प्ट। इसके अंदर प्लांट को डिफरेंशिएट किया। अरिस्टोटल ने ही एनिमल को भी डिफरेंशिएट किया, अरिस्टोटल ने एनिमल को भी डिफरेंशिएट किया, लेकिन एनिमल्स को कैसे डिफरेंशिएट किया? अरिस्टोटल डिवाइड्स एनिमल्स इन टू ग्रुप्स। Aristotle divides animals in two groups. One group is, that is those animal having the red blood, those animal having red blood, and those animal do not having the red blood, without red blood. ठीक है, अभी जैसे सब वर्टेब्रेट ले लो, आप फिशेस ले लो, ये सारे एनिमल्स के अंदर आपको रेड ब्लड मिलेगा, बराबर। लेकिन आप कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाओ, आर्थ्रोपोड्स को ले लो। आर्थ्रोपोड्स जैसे कोई भी इंसेक्ट ले लो, कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर, प्रेइंग मैंटिड्स, कोई भी इंसेक्ट ले लो, उसको मारने के बाद आप देखोगे वहां से फ्लूड, जो रेड फ्लूड है, बाहर नहीं निकलता। देयर इज नो रेड फ्लूड, कुछ अलग तरीके का फ्लूड, येलोइश होगा, व्हाइटिश होगा, इस तरीके का फ्लूड बाहर निकलता है। इसका मतलब दे डू नॉट हैविंग द रेड ब्लड, उनके अंदर रेड ब्लड नहीं है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे जिनमें रेड ब्लड होता है। तो इन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, रेड ब्लड एंड व्हाइट ब्लड के अंदर। ठीक है, तो यह हो गया अरिस्टोटल का वर्क। नेक्स्ट अटेम्प्ट है सेकंड अटेम्प्ट। अब ये फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट बाय लिनायस। मैं इसे कहूंगा यहां पे नेक्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यहां काम किया कि लिनायस ने, लिनायस का नाम आप अच्छे से जानते हो, लिनायस, कार्लस लिनायस। ठीक है, सो कार्ल लिनायस ने क्या किया, कार्ल लिनायस डिराइव्स द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन का पहला अटेम्प्ट अरिस्टोटल का था, जिसने प्लांट को भी डिवाइड किया और एनिमल्स को भी डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन अब प्लांट और एनिमल दोनों कहां है, लेकिन अरिस्टोटल का नाम टू किंगडम सिस्टम में नहीं आता। अरिस्टोटल के स्टडी को, क्यों, अरिस्टोटल की जो भी डिस्कवरी है, उस डिस्कवरी को लिनायस ने स्टडी किया। अब लिनायस ने यू कहा द टू किंगडम सिस्टम, दैट इज ऑन द सराउंडिंग देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने क्या कहा कि यूनिवर्स के अंदर या तो सराउंडिंग में सिर्फ दो ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो आंखों से दिखता उसको ले लिया। ओके, जो ऑर्गेनिजम्स आंखों से दिख रहे हैं, हम लोग एनिमल्स आंखों से दिखते हैं, प्लांट्स आंखों से दिखते हैं, यू कैन सी बाय योर आईज, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू कांट सी, करेक्ट ना? You know that bacteria is there, viruses is there, fungi also is there, but you can't see them by your naked eyes, correct? But plant and animal you can see. On the basis of that, the Linnaeus derived two kingdoms classification. So two kingdom classification consists only two organisms, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia. Direct. Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. Kingdom Plantae includes, अब Kingdom Plantae के अंदर इन्होंने क्या क्या किया, ये जो क्लासिफिकेशन इसके अंदर है, तो इसमें Kingdom Plantae में क्या क्या लिया? In Kingdom Plantae he includes bacteria, okay, fungi, okay, then algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। अभी इसमें से कुछ नाम हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये लोग आप रिकॉल कर सकते हो क्योंकि मैंने फाउंडेशन में ऑलरेडी आपको इसके बारे में कहा, फिर भी अभी बोल देता हूं। अलगी जो पूरी तरह से पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, इसका मतलब एम्फीबियंस, एम्फीबियन प्लांट,
टेरिडोफाइट, पूरी तरह से लैंड के ऊपर रहने वाले प्लांट्स। अब आ गया है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स इन्हें हम सीड बियरिंग प्लांट बट डू नॉट हैविंग द फ्लावर एंड फ्रूट, सीड है लेकिन फ्लावर और फ्रूट नहीं है। एंड एंजियोस्पर्म्स जिनको सीड भी होते हैं, फ्लावर भी होता है, फ्रूट भी होते हैं। सो दीज आर ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये सब ऑर्गेनिजम्स ही इंक्लूडेड इन द प्लांट्स। ये सारा को उसने क्या किया, प्लांट के अंदर डाल दिया। और एनिमल्स में ओनली एनिमल्स आर देयर, इसमें सिर्फ क्या रखा, एनिमल्स रखा। ठीक है, ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई लिनायस की। अब ये टू किंगडम सिस्टम तुम्हारे सामने आने के बाद में प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया, फंगाई, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब ऑर्गेनिजम्स लिए। अब इनके अंदर एक कॉमन थिंग है, एक कॉमन थिंग, सेल वॉल। इनमें से यू जस्ट रिकॉल योरसेल्फ, ठीक है, इनमें से किसके सेल में सेल वॉल है और किसके सेल में नहीं है, रिकॉल करो, मैं आंसर बता दूंगा आपको। अब रिकॉल हो गया होगा आपको, आप लोग यूं समझ रहे होंगे कि सबके अंदर सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी रहते हैं, फंगाई में भी है, अलगी में भी है, और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब तो प्लांट है, और प्लांट को तो सेल वॉल रहते ही है, बराबर। बट एनिमल्स डू नॉट हैविंग द सेल वॉल, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं है। इसका मतलब इट मीन्स दैट द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लिनायस इज दैट इज बेसिक क्राइटेरिया। इस पर क्वेश्चन होता है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिक क्राइटेरिया हुआ दैट इज सेल वॉल। All organisms which having cell wall are included in the plants. All organisms which having cell wall are included in the plantae, and those organisms do not having the cell wall, they are included in the animalia. Is it clear? But now here some drawbacks of two kingdom classification. ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक थे। अब वो ड्रॉबैक क्या है? देयर आर स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स। यहां पर आप लोगों को हर पॉइंट समझ के लेना जरूरी है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर मैं ज्यादा जोर देता हूं वो पॉइंट आप कहीं दूसरी तरफ लिख कर रखो या उसके सामने IMP लिख कर रखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इस पर आपको नीट के अंदर सवाल दिया जा सकता है या तो MCQ आपको पूछा जा सकता। ओके, कोई भी प्रश्न हो आपको उसके आंसर देते आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर आ जाओ, यू कैन सी हियर। अभी हम लोग यहां पर इस तरीके से लिखे हैं। अब यहां पर हमको देखना है ड्रॉबैक। सो देयर आर डिफरेंट ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या है ड्रॉबैक? ये ड्रॉबैक में इट नॉट डिफरेंशिएट, लिनायस नॉट डिफरेंशिएट। लिनायस ने क्या क्या डिफरेंशिएट नहीं किया? फर्स्ट, ही नॉट डिफरेंशिएट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ऑलरेडी हम लोगों ने सेल के अंदर इसको देखा है, मैं यहां पर अब डिस्कस नहीं करूंगा। तो इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं किया। अभी तुमको मालूम है, आप लोग कह सकते हो, अभी आप लोग ऑनलाइन होते तो मैं आपको पूछा भी होता इसके अंदर से प्रोकैरियोट कौन से और यूकैरियोट कौन से, आप लोग रिमाइंड कर लो, इनमें से प्रोकैरियोट कौन से और यूकैरियोट कौन से हैं? रिमाइंड हो गया होगा आपको। बैक्टीरिया, ओनली बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक। सिर्फ बैक्टीरिया क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है, करेक्ट। एंड द ऑल विच आर लिस्टेड हियर, ये सब दैट आर ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बराबर है। अब लिस्ट अच्छे से देख लो, बराबर है। फंगाई, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब के सब क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर देखा है, इसको एग्जांपल्स के अंदर देखा है। लेकिन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्लांटी। सभी को उसने क्या किया? प्लांटी के अंदर डाल दिया। इसका मतलब
they do not differentiate, he do not differentiate the prokaryotic and eukaryotic organism. Second condition, अब second condition यहां पर मतलब second drawback, it do not differentiate unicellular and multicellular organisms. लिनास ने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर डिफरेंशिएट नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दे दूं, क्लैमिडोमोनास ले लो. क्लैमिडोमोनास is an unicellular organism, correct? And multicellular स्पायरोगायरा ले लो, it is a multicellular organism. organism मतलब प्लांट, ठीक है. अब ये दोनों भी उसने क्या किया, प्लांटी के अंदर डाल दिया. स्पायरोगायरा भी प्लांटी है और क्लैमिडोमोनास भी प्लांटी है. अभी इस वक्त में बोथ आर कम्स अंडर द किंगडम प्लांटी. ये दोनों भी किंगडम प्लांटी के अंदर आया है, ठीक है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्लैमिडोमोनास आता है प्रोटिस्टा के अंदर, ध्यान में रखो. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्लैमिडोमोनास प्रोटिस्टा के अंदर आता, हम आगे देखेंगे उसको सेपरेटली. अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये दोनों भी ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड कर दिए. इसके अलावा बिसाइड दिस बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, some fungi are unicellular organism, some algae are unicellular organism, but all are comes under the plantae. And from some fungi, algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, all are included in the plantae. सभी को इन्होंने क्या किया, प्लांटी के अंदर डाल दिया. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये ड्रॉबैक हो गया. यहां पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर डिफरेंशिएट नहीं होता. नाउ थर्ड, जो यहां पर डिफरेंशिएट नहीं करता, थर्ड थिंग दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक. That is, photosynthetic means autotrophic. They produce their own food material, and non-photosynthetic they are heterotrophic. But all are grouply included in their classification. ये सभी organisms ग्रुप हो गए लिनास के क्लासिफिकेशन के अंदर. ओके, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया. They do not differentiate it. So these are all 3 drawback of the Linnean classification. Linnean classification के ये drawback है. और आगे, अब इसके आगे अगर हमको जाना है तो फंगाई यहां पर है, अलगी भी यहां पर है. फंगाई के अंदर चिटिनस सेल वॉल है. There is presence of the chitinous cell wall. We already studied in the cell. And all plants having this cellulosic cell wall. Correct? Chitinous है, cellulosic है. But both type of cell wall are comes under the plantae. दोनों भी उसने क्या किया प्लांटी के अंदर लेकर आया. इसका मतलब it not differentiate them. So these are the drawback of Linnean classification. After Linnean classification there are 2 classification but which are not in our syllabus. एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड करने के बाद आप लोगों में से किसी ने मुझे पूछा था, वो भी डायरेक्ट यूट्यूब पर पूछा था. वो क्वेश्चन ऐसा था कि सर आप 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भूल गए, वहां पर लिखना. एक्चुअली मैंने ये नहीं लिखा, इसकी वजह यह है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है, ठीक है. लेकिन मैं अब यहां पर इंट्रोड्यूस कराता हूं दोनों भी क्लासिफिकेशन, ठीक है. अब इसके अंदर मैं पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूं. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. ड्यूरिंग 1860s 1860 ड्यूरिंग 1860s द साइंटिस्ट who is जर्मन इन्वेस्टिगेटर, जो एक जर्मन इन्वेस्टिगेटर था, दैट इज अर्नस्ट
हिकेल। अर्नस्ट हिकेल ये एक साइंटिस्ट है। अर्नस्ट हिकेल की स्पेलिंग थोड़ा सा HEACKEL, अर्नस्ट हिकेल। He introduced another kingdom, that is separate kingdom, because Linnaeus do not separate prokaryotic organism from the eukaryotic organism. Linnaeus ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से सेपरेट नहीं किया था। नाउ यार अब आप यहां पर देख सकते हैं, हिकेल को हुकेल भी कह दो जैसे आपको बोलना है वैसे, लेकिन याद रखो कि हिकेल ने क्या किया, हिकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया और हिकेल के हिसाब से 3 किंगडम होते हैं। किंगडम ये इट इज ए हाईएस्ट group or the highest unit of the classification, means all organism related that, सब plants kingdom plantae में आ गए, सब animals kingdom animalia के अंदर आ गए। इसकी इसीलिए hence the kingdom only this word, it is a taxon। तो kingdom ये जो word है it is a highest unit of classification। मैंने इसको आपको बेसिक फाउंडेशन के अंदर भी बताया था आपको, और इसके पहले चैप्टर में भी ऑलरेडी अवेलेबल है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन 7 क्राइटेरियाज के अंदर डिवाइड हो गए हुए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। 7 क्राइटेरिया कैसे इसके, सबसे पहले किंगडम आता, आफ्टर किंगडम देयर इज एन डिवीजन, और अगर एनिमल्स हो गए तो फाइलम, आफ्टर डिवीजन देयर इज एन क्लास, देन क्लास, आफ्टर क्लास देयर इज एन फैमिली, देन ऑर्डर, देन जीनस एंड देन species। so these are all 7। ये इसको अरेंज किया गया डिसेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है। पहले किंगडम आता, किंगडम के बाद डिवीजन, फिर क्लास, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पेसीज। स्पेसीज इज ए लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज एन लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम इज ए हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम ये क्लासिफिकेशन का हाईएस्ट यूनिट हो गया, और स्पेसीज ये क्लासिफिकेशन का लोवेस्ट यूनिट हो गया। डिवीजन, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस ये सब इसके अंदर आ गए, ठीक है, 1 बाय 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो टोटल 7 कैटेगरीज आर प्रेजेंट इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। इसे क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या नाम है इसके, इन्हें कहा जाता है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान में रखो ये चैप्टर रिडीड होगा इसलिए आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। यूनिट्स ऑफ, इन्हें कहा जाता है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्हें और एक नाम है दैट इज कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर और एक आता है दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, ठीक है। सो ये अलग अलग नाम इनके दिए गए, ये सारे एक ही के नाम हैं। तो ये सब टोटल 7 कैटेगरीज है, इसको याद रखो अच्छे से। टोटल 7 कैटेगरीज हैं जो इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहा था अर्नस्ट हिकेल ने क्या किया, एक हाईएस्ट कैटेगरी बढ़ा दी। मतलब क्या किया, इसने यूकैरियोट्स में से प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया। अर्नस्ट हिकेल सेपरेटेड एंड नहीं, यहां पर यूकैरियोट्स में से प्रोकैरियोट को नहीं अलग किया। इसने क्या किया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया, अलग किया। लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर अभी तक भी बैक्टीरिया सेपरेटली नहीं लिया। जो सेपरेट इन्होंने क्लासिफिकेशन बनाया, इसके अंदर ऑलरेडी जो था प्लांटी, एनिमालिया, और इनके अंदर से निकाला प्रोटिस्टा। इसमें से किसको निकाला, प्रोटिस्टा। सो वन क्वेश्चन इज देयर, हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटिस्टा इन द किंगडम सिस्टम? देयर इज वन क्वेश्चन इन द नीट एग्जामिनेशन व्हिच हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटिस्टा इन किंगडम सिस्टम? किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा को किसने इंट्रोड्यूस कराया? अर्नस्ट हिकेल। अर्नस्ट हिकेल इंट्रोड्यूस्ड द प्रोटिस्टा इन द किंगडम सिस्टम। इज इट क्लियर? यह पहली थिंग हो गई। अभी अब 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्चुअली सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन अब इसको आप ध्यान में रखो। ये एक्सेस आप लोगों को दे रहा हूं मैं,
शीट के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। ओके, सो सी हियर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया? The 4 kingdom classification introduced after 96 years, 96 years लगे हैं, और in 1956 it is introduced in the 1956 which is introduced by Copeland। कोपलैंड ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब कोपलैंड ने क्या किया, यहां पर आपको प्लांटिया और एनिमालिया दोनों भी कैसे मिल रहे हैं, बोथ आर द मल्टी सेलुलर, और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, लेकिन इसमें अभी भी प्रोकैरियोटिक अलग नहीं हुए और यूकैरियोटिक अलग नहीं हुए। अब प्रोकैरियोटिक को इसके अंदर से सेपरेट किया, प्रोकैरियोटिक को क्या किया, इसमें से सेपरेट किया। अब वो कैसे? नाउ देयर आर 4 किंगडम। अब यहां पर कितने किंगडम है? 4। प्लांटी आपका एज इट इज, ओके, एनिमालिया भी है आपका एज इट इज, ठीक है, और 4th प्रोटिस्टा एज इट इज, ऑल आर कम्स अंडर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड द लास्ट वन इज मोनेरा। Copeland introduced the Monera. Who introduced the Monera in the classification system? Copeland in 1856 introduced the Monera in classification system and responsible for 4 kingdom classification। ठीक है, सो मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या किया इन्होंने, इसमें ऐड कर दिया। आपको यहां तक समझ में आ जा रहा है? देखो मैंने इसके अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको कहा है। ठीक है, अब ये 2 किंगडम मैंने इसके अंदर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि मुझे आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसके अंदर लेना था, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को और कम से कम 20 मिनट लगेंगे, 20 से 25 मिनट, और ये लेक्चर हमको और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, तो इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये जो है अच्छे से समझ लो, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है, और ये होने के बाद, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद में फिर मतलब जब लेक्चर चल रहा है रेगुलर के अंदर क्या करो, उसके नोट्स निकालते रहो। ठीक है, बीच में स्टॉप करो, पॉज करो और इसके नोट्स निकालते रहो। इसके हर थ्योरी आप रिकॉर्ड करते रहो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर और एक चीज़ मुझे आप लोगों को बताना है कि मैंने सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 टेस्ट लिए। पहले सोमवार को टेस्ट लिया मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, और सेकंड मंगलवार को टेस्ट लिया दैट इज एन सेल डिवीजन एंड क्लासिफिकेशन, सॉरी सेल साइकिल एंड डिवीजन के ऊपर। ठीक है, अब ये जो दोनों मैंने टेस्ट लिए हैं ये श्री गणेश ऐप के ऊपर लिए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक श्री गणेश ऐप पर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, अब ये लोग पहले श्री गणेश ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड होना है। जिनके न्यू एडमिशन से वो लोग अभी तक श्री गणेश ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो लोग इस बारे में कुछ ज्यादा टेंशन लो मत। ठीक है, मैं इसको लगा तो आपको मराठी के अंदर बोलता हूं, हे पहा आता सध्याला जे टेस्ट होऊन गेलेत या टेस्टवरती अजिबात विचार करू नका आणि टेन्शन घेऊ नका। मी परत एक टेस्ट घेईल आणि त्यावेळेस सगळे चॅप्टर एकत्र घेणार आहे, पण तत्पूर्वी ॲडमिशन कंप्लीट होतील। ॲडमिशन कंप्लीट झाल्यानंतर तुमच्या सगळ्यांचे रजिस्ट्रेशन्स होतील। ते रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर एक तुमची त्याच्यावरती ट्रायल टेस्ट घेतली जाईल आणि मग त्याच्यानंतर पुढे तुमचे टेस्ट कंटिन्यू होतील। ठीक आहे, अजूनही बऱ्याच जणांना संभ्रम आहे टेस्ट कुठे झाली, काय कुठून आलं श्री गणेश ॲप हा आहे, तर आपल्या श्री गणेश ज्युनियर कॉलेजचं सेपरेट श्री गणेश ॲप आहे आणि ह्या श्री गणेश ॲपवरती आपण ऑनलाईन टेस्ट घेत असतो। ठीक आहे, आणि इथून पुढे तुम्हाला ते टेस्ट त्यावरती द्यायचे आहेत। आता श्री गणेश ॲप हे ॲप आपल्या कॉलेजचं असल्या कारणानं तुम्हाला ते प्ले स्टोअरवरती अवेलेबल आहे। प्ले स्टोअरवरून तुम्ही त्याला डाउनलोड करून घ्यायचा, डाउनलोड करून इन्स्टॉल करून घ्यायचा, पण त्याचं रजिस्ट्रेशन करावं लागेल। एक्सटर्नल कॅन्डिडेटसाठी रजिस्ट्रेशन फी असते, पण तुम्ही आमचे कॅन्डिडेट आहात, श्री गणेश ज्युनियर कॉलेजचे कॅन्डिडेट आहात आणि श्री गणेश ज्युनियरचे कॅन्डिडेट असल्या कारणानं आम्ही तुमचं फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करतो। मग हे जे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन आहे हे रजिस्ट्रेशन इथल्या ऑफिशियल लेवलवरती ते करावं लागतं। जेव्हा तुमचं ॲडमिशन कन्फर्म होईल आणि कंप्लीट होऊन जाईल तर तेव्हा तुम्हाला हे रजिस्ट्रेशन करून घेता येईल। ठीक आहे,
कोणत्याही टेस्टच्या पूर्वी ह्या ॲपवरती तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं आहे. एकदाच रजिस्ट्रेशन आहे, वन टाईम. ठीक आहे. तिथे तुम्ही त्या ॲपवरती गेल्यानंतर दोन ऑप्शन अवेलेबल आहे तुम्हाला. एक तर आहे न्यू युजर आणि दुसरा आहे एक्झिस्टिंग युजर, असे दोन आहेत. न्यू युजर असं तर तुम्ही न्यू युजर नाही आहेत. ठीक आहे. न्यू युजर तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही, याचं कारण ते पेड आहे. मग तुम्ही एक्झिस्टिंग युजरमध्ये जाणार आहात. पण एक्झिस्टिंग युजरमध्ये जेव्हा पुणेकर सर तुम्हाला तुमचं रजिस्ट्रेशन करून घेतील तेव्हाच तुम्ही एक्झिस्टिंग युजरमध्ये जाऊ शकता. आता एक्झिस्टिंग युजरमध्ये गेल्यानंतर तुमचा जो रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर आहे तो रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर तिथे टाकायचा आहे, पासवर्ड टाकायचा आणि सुरू करायचं आहे. जर तुम्ही पासवर्ड विसरलेला असाल तर तिथे तुम्ही फॉरगॉट पासवर्ड करून तुमचा मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर तुम्हाला एक OTP येईल तुमच्या मोबाईल नंबरवरती. ते OTP तिथे ॲड केल्यानंतर तुम्ही नवीन पासवर्ड जनरेट करू शकता. एकदाच ॲप्लिकेशन डाउनलोड इन्स्टॉल करणे आहे, एकदाच रजिस्ट्रेशन आहे. तिथून पुढे परत रजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाही. डिव्हाइस जर तुम्ही बदलला, म्हणजे तुमचा मोबाईल जर बदलला, तर तोच लॉगिन ID पासवर्ड टाकून तुम्हाला काय करायचं तिथे सुरू करायचं आहे. हा मोबाईल बदलल्या कारणानं तुम्हाला OTP विचारेल. ठीक आहे. तो OTP ॲड करायचा आणि नवीन रजिस्ट्रेशन तुम्ही तिथं करून टाकायचं. प्रत्येक वेळेस नवीन रजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाही. ठीक आहे. प्रत्येक वेळेस इन्स्टॉल करण्याची गरज नाही. दोन वेनं तुम्ही एक्झाम देऊ शकता. एक वे तुमचं श्री गणेश ॲपवरती आहे, दुसरं एक वे आहे आपली सेपरेट वेबसाईट पण आहे. त्या वेबसाईटवरती जाऊन तुम्ही देऊ शकता. तुम्हाला पुणेकर सरांनी ड्रीमवेअर्स याची वेबसाईट दिलेली आहे. त्या वेबसाईटवरती जाऊन तुम्ही श्री गणेशवरती जाऊन काय करू शकता, त्या ठिकाणी तुम्ही एक्झाम देऊ शकता. म्हणजे तुम्ही लॅपटॉप, तुमचं कम्प्युटर यावरती पण एक्झाम देऊ शकता आणि तुमच्या मोबाईलवरती पण एक्झाम देऊ शकता. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर यावरती खूप जास्त प्रमाणामध्ये प्रश्न विचारू नका. पुढे कधी तुमची एक्झाम होणार असेल तर मी त्यासाठी तुम्हाला मेसेज टाकेल. मेसेज टाकल्यानंतर त्या मेसेजसुद्धा पुढे कार्यवाही सुरू केली जाईल. म्हणजे आम्ही आमच्या लेवलवरती जे रजिस्टर्ड कॅन्डिडेट असेल त्यांना रजिस्ट्रेशन करून घेऊ आणि ते रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतरच आपण टेस्ट घेणार आहोत. आणि याच्या आधी तुमची एक ट्रायल टेस्ट होईल आणि मग नंतर तुमची टेस्ट घेण्यात येईल. मग पहिले जे 2 टेस्ट झाले तुम्ही त्याच्यावरती टेन्शन घेऊ नका. याचं कारण हे टेस्ट त्या विद्यार्थ्यांसाठी होतं जे पहिल्यापासून कॉलेजला कनेक्टेड आहेत आणि ऑनलाईन सेशनमध्ये कनेक्टेड आहेत. त्यांचे दोन्ही चॅप्टरचं स्टडी झालेलं आहे आणि ते एक्झाम देत आहेत. ठीक आहे. नवीन कॅन्डिडेट जे असतील आता यांनी काय करायचं आहे, मागचं सगळं रिकवर करून घ्यायचं आहे आणि रिकवर करून घेऊन तुम्हाला सगळं गुगल क्लासरूमवरती अवेलेबल आहे. ठीक आहे. तुमच्याकडे सगळ्यांची लिंक आहे. तुम्ही आता सबस्क्रायबर आहात प्रत्येक टीचरचे. ठीक आहे. त्या टीचरच्या सबस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही गेल्यानंतर तुम्हाला तिथे सगळे व्हिडिओज पाहायला भेटतील तुमचे. मग मागचं सगळं रिकवर करून आणा. करंट रोजच्या रोज करायचंच आहे. मागचं रोज 1-2 व्हिडिओज तुम्हाला पाहायचे आहेत, म्हणजे ते रिकवर करून आणायचं आहे तुम्हाला. ठीक आहे. या पद्धतीने तुम्हाला जायचं आहे. तरी काही क्वेश्चन्स असतील तर जेव्हा पुढची टेस्ट होईल तर त्यावेळेस त्या क्वेश्चनवरती आपण काम करूया. ठीक आहे. तोपर्यंत आता श्री गणेश ॲपवरती आणि त्या टेस्टवरती कोणत्याही प्रकारचा प्रश्न करू नका. मला व्हॉट्सअपवरती पाठवू नका किंवा पुणेकर सरांनासुद्धा व्हॉट्सअपवरती पाठवू नका. गरज पडली रजिस्ट्रेशन तुम्हाला त्याच्या आतमध्येच करून घ्यायचं असेल तर एक चक्कर तुम्ही इथे कॉलेजवरती मारा, कॉलेजवरती या आणि तुमचं रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करून घ्या. ठीक आहे. चालेल. मी इथे थांबतो. धन्यवाद.